वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024 और 25 का पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार हेल्थ सेक्टर को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं और इसकी एक वजह सरकार का अंतरिम बजट में संकेत देना भी रहा है। अंतरिम बजट में जहां सरकार ने हेल्थ सेक्टर का आवंटन बढ़ाया था, वहीं इस बात पर भी जोर दिया था कि सरकार स्वास्थ्य सेक्टर को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। इसी में से एक सबसे बड़ी मांग है कि आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सिर्फ गरीबों को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को मिले। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगामी बजट में सरकार को हेल्थ केयर सेक्टर के विस्तार को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आगामी बजट में स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 2.5 से 3.5% आवंटित करने का लक्ष्य होना चाहिए। इससे देश में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की और मांग बढ़ेगी। तो लगातार एक तरफ जहां अब हेल्थ सेक्टर की भी जो मांगे हैं वो बजट से उम्मीदें कई ज्यादा हैं। इस बार का बजट जो है वो 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अंतरिम बजट में भी हेल्थ सेक्टर को लेकर के कई बड़े संकेत दिए गए थे, क्योंकि अंतरिम बजट में भी जो हेल्थ सेक्टर का बजट है उसे बढ़ाया गया था और ऐसे में इस बार के बजट से भी हेल्थ सेक्टर की कई उम्मीदें हैं। और इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे हम आपके उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बजट आ रहा है और बजट को लेकर हर एक नागरिक की जो देश का है उसको उम्मीदें रहती हैं कि सरकार उसके लिए क्या करने जा रही है अगले 1 बरस के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हैं जो फिजिशियन हैं, और हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर शरद जी आप ही के साथ करेंगे। जो मेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, जिस तरह से बड़ी संख्या में अस्पतालों की कमी, डॉक्टरों की कमी, हम सभी चीजें देखते हैं। अब चूंकि बजट आ रहा है आगामी 23 तारीख को, ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। बतौर हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं, किस तरह से इस बार बजट होना चाहिए खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के लिए? नरेंद्र मोदी जी ने जब से कहा कि 2047 तक हम विश्व के विकसित देशों में अपने आप को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो मेरी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई। क्योंकि आज चीन जैसे देश की 7.5% जीडीपी का खर्चा हेल्थ पे है और अमेरिका जैसी कंट्री का 17-17.5% जीडीपी पे है। तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है और यहाँ के मेडिकल प्रोफेशन और पूरे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत खुशखबरी है। ये तो सर्वमान्य है कि हिंदुस्तानी डॉक्टर से बेहतर दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। ये हिंदुस्तान के नहीं, ये अमेरिका के भी और बाहर के कंट्री के लोग भी ये मानते हैं। लेकिन जब हमारी मेडिकल व्यवस्था के ऊपर बात होती है तो हम इतने कम जीडीपी में हम जो सर्विस दे रहे हैं, ये ठीक है, हमने बहुत किया, लेकिन ये टाइम है ये सोचने का कि अब जीडीपी बढ़ाने का समय आ गया। जब कई प्रांतों में, कई शहरों में, कई स्टेट्स में 1.1 से 1.7% जीडीपी या टोटल समझ लीजिए 2%, लैंसेट ने तो इससे कम फिगर दिया है, और 2.5 और 3% की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मेडिकल व्यवस्था जो आज तक इसको इग्नोर किया गया, कैजुअल समझा गया, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके लिए अब पूरा प्रण लगाना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब जब इतनी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं हेल्थ सेक्टर के लिए और 70 साल के लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, 10 लाख का आवंटन भी कर रहे हैं, तो ये समय है हमारी मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त करना। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। टोटल ये पूरा सेक्टर इतना जरूरतमंद है कि सबसे ज्यादा आज इसी सेक्टर के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर शरद जी आपने कहा कि इस दिशा में काम होना चाहिए, जो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जाना चाहिए हेल्थ के लिए, लेकिन वैसा होता नजर आया नहीं है। अभी भी जिस तरह से है कि सिर्फ 2% ही हेल्थ में जाता है जीडीपी का, और इसको बढ़ाने की लगातार ये मांग रही है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना इस दफा बढ़ सकता है? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, और मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे हमने आज डिफेंस के मामले में अपने को स्वावलंबी बनाया और हम बाहर से जितनी टेक्नोलॉजी का नो हाउ भी हम यहाँ ले रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करा रहे हैं, ये टाइम आ गया है कि मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट के सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट जो महंगे महंगे
विदेशी कंपनियां बना रही है, जिसको हम आयातित करते हैं, उनके साथ भी इसी तरह का एग्रीमेंट करके हम अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। हिंदुस्तानी दिमाग, इंजीनियर, मेडिकल टेक्नीशियन, सारे लोग बहुत विश्व स्तर के हैं। व्यवस्था की खाली जरूरत है। अगर हम ये प्रण कर लें तो जैसे डिफेंस सेक्टर में हम अपने को स्वावलंबी बना रहे हैं, ये दूसरा सेक्टर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल चीजों के लिए होगा, जब हम विश्व को पूरा डिक्टेट कर सकेंगे। और हिंदुस्तान इतना बड़ा आज एक मार्केट है, कंजम्पशन मार्केट है, कि हमारी अपनी ही जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और हम आयातित कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि रिसर्च के सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट्स मिलनी चाहिए और रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि यही हिंदुस्तानी जब ऑक्सफोर्ड में जाके, बॉस्टन में जाके, हार्वर्ड में जाके बड़ी बड़े अनुसंधान करते हैं, तो हिंदुस्तान के ही लोग, हिंदुस्तान में जन्मे हुए बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने हिंदुस्तान को इस लेवल पे आगे बढ़ाएं। हमें थोड़ा इंसेंटिव देने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मैं ये कहूंगा कि आज हमारी व्यवस्था के अंदर आप सब जानते हैं कि 10,000 मरीजों के ऊपर हमारे पास कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं। हमारे पास 10 डॉक्टर हैं, 17 नर्स हैं, जो कि विश्व के आंकड़े के हिसाब से काफी पीछे हैं। तो हमें इस तरह की व्यवस्था को पूरा समुचित बनाना है। डॉक्टर की आप एक और चीज बताऊंगा, हमारे देश की जब हमने मेडिकल सुविधाएं अच्छी की हैं, तो औसत आयु 71 वर्ष हो गई है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी भी जुड़ चुके हैं। समीर भाटी जी, सीधा आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होना है। इस बार भी हेल्थ सेक्टर की कई उम्मीदें होंगी बजट से। क्या आपको लगता है क्या कुछ खास इस बार बजट में रह सकता है हेल्थ सेक्टर के लिए, और खासतौर पर जो इलाज है, जिसकी लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, इस पर किस तरह से कदम उठाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह इस बार आयुष्मान भारत की कवरेज को बढ़ाने का बात की गई है, खासतौर पे उसमें अगर हम इंश्योरेंस का जो कवरेज है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जैसा अभी देख भी रहे हैं भारत के अंदर, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज का ग्राफ खाली ऐसा नहीं है कि शहरों के अंदर, हमारे जो छोटे शहर है और गांव, वहां पर भी अगर हम देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ग्राफ बढ़ रहा है। तो उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम जितना हो सके डिजीज प्रिवेंशन पे काम कर सके। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, उनके अंदर हम बेसिक, स्पेशली खासतौर पे जैसे कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, तो कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर भी अगर हम दायरा बढ़ाएं, जैसे अभी खासतौर पे बजट में जो हमारे एंटरिंग बजट था, इसके अंदर प्रावधान रखा गया था कि जो हमारी बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, उनके लिए आपका जो पैप स्मीयर के लिए, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए खासतौर पे हम जब बात कर रहे थे एचपीवी वैक्सीन की, तो एचपीवी वैक्सीन उनको दी जाएगी। तो ये सब चीजें मुझे लगता है ज्यादा जितना प्रिवेंशन पे अगर हम बजट एलोकेशन की तरफ ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और पीपीपी मोड की तरफ भी अगर सरकार का ध्यान थोड़ा रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर इक्विपमेंट है, पर ज्यादातर हम देखें तो वहां पर स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो अगर प्राइवेट के साथ कोलैबोरेशन जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसी तरह की जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत होगा, और इस तरह से हम थोड़ा अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हमारी खास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज है वहां भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, कई अहम बातें आपने समीर भाटी जी की हैं अपनी बात में। किस तरह से जो प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको किस तरह से मजबूत किया जा सके ताकि निचले स्तर पर ही बीमारी को पकड़ा जा सके और उसका सही ट्रीटमेंट किया जा सके, ये बेहद जरूरी है। लेकिन डॉक्टर शरद लखोटिया जी, जिस चीज की बात समीर भाटी जी भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना सरकार चला रही है, बुजुर्गों को भी उसमें अब शामिल कर लिया गया है। इस तरफ और क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो महंगा इलाज है उसको इस तरीके से भी कंट्रोल किया जा सके? देखिए, आज के दिन इंश्योरेंस व्यवस्था पूरी भ्रमित है और उसका फायदा जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो खुद पूरी जिंदगी मेडिकल प्रोफेशन में देते हैं, वो अपनी आयु को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जबकि देश की औसत आयु 71 है और डॉक्टरों की औसत आयु 59 ही है। आप ये समझ सकते हैं कि क्या कारण है। एक तो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव हो रहा है उनके ऊपर कामकाज करते वक्त,
दूसरा व्यवस्था ठीक नहीं है, तीसरा आप देखिए इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस में आज एक आदमी रिटायर करता है 65-67 के ऊपर, तो अगर 10 लाख का इंश्योरेंस के ऊपर करीब 1 लाख के ऊपर तो साल का प्रीमियम चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है, और उसके बाद भी वो सारी कवर नहीं करता है। आपको प्राइवेट में जितने आप ओपीडी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसका नहीं मिलता है, खाली एडमिशन होता है और तब आप एडमिट होते हैं तभी वो पैसा मिलता है। तो इस तरह ये व्यवस्था ठीक नहीं है, पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को कोई ना कोई निर्णायक कदम लेने चाहिए ताकि आम जनता इस तरह से परेशानी से न जूझे। इसके अलावा आप देखिए बेड्स देखिए, हमारे पास 3 बेड पर प्रति 1000 के औसत से होना चाहिए, जबकि अभी 1.3 बेड्स ही हैं। तो इंक्रीज करना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ बेड्स, स्ट्रेंथ ऑफ फैसिलिटी। प्राइमरी सेंटर को और मजबूत किया जाए, फैसिलिटीज मजबूत की जाए, ताकि जो इच्छा से अपने बड़े सेंटर या प्राइवेट सेंटर में जाना चाहे वो जाए, लेकिन आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष का विषय है। और इलाज जीवन के उस समय में जब आप बीमारियों से जूझ जाते हैं, उस समय आपके सामने अगर कोई तरीका नहीं दिखता है और आपकी आर्थिक व्यवस्था उसकी परिपूर्ण नहीं होती है, तो ये बहुत दुखद विषय है। इसीलिए सरकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए खास तौर पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको स्वास्थ्य के लिए कहीं आश्रित ना होना पड़े, वो आनंद से जीवन काट सके। सरकार का ये बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे खाना आपने फ्री में दिया, तो जीने का अगर बीमारी को भी आप उसको निजात दिला सकें तो बहुत बढ़िया काम होगा। आज समीर भाटी जी, कई तरह की चीजें हैं, मेडिकल स्टाफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव रहता है। क्या सरकारी अस्पताल, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल, हर जगह की स्थिति एक ही जैसी नजर आती है। इस दबाव को, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है, इस दिशा में क्या कदम और जरूरी उठाए जाए? बिल्कुल, देखिए जैसा हम बात कर रहे हैं कि हमारी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर सुपर स्पेशलिटी जो सर्विसेज है वो कम रहती है, और गांव से या जो छोटे शहर है वहां से शहरों में आना पड़ता है बड़े शहर के अंदर इलाज कराने के लिए। तो एक तो जैसे डिजिटल हेल्थ के ऊपर अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में अगर हमारा बजट और एलोकेशन होगा तो जो टेलीमेडिसिन वाला है, जैसे कोविड के दौरान भी टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन पॉपुलर हुई है और इसको बढ़ावा भी मिला है। तो टेली कंसल्टेशन के जरिए जो हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो जो बड़े सेंटर है, टर्शरी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से जिस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, तो अगर सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो वहीं पर बैठे हुए अपने गांव में उस तरह की कंसल्टेशन ले सकते हैं। पहली बात तो इसमें डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, और जितना हो सके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अगर हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो दायरा है, खास तौर पे हमारी अभी जो हेल्थ केयर सुविधाओं का जो अभाव है वो हमारे रूरल एरियाज के अंदर है और हमारे सेमी अर्बन एरियाज के अंदर है। तो वहां पर जैसा हम ये जानते हैं कि देखिए हेल्थ केयर हमारा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक हमारा अगर हम देखें तो सेक्टर है, और इसमें जैसा अभी आपने मैन पावर की बात करी कि मैन पावर की शॉर्टेज हमेशा रहती है। तो देखिए डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ के अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो पैरामेडिक्स की और बाकी जो दूसरे हेल्थ केयर अलाइड सर्विसेज है उनकी। तो इसमें भी गवर्नमेंट को स्किलिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, अगर वहां पर स्किल सेंटर हम बना दें तो जिससे क्या होगा कि अगर उसी गांव के और उसी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो वहां पर स्किलिंग के कोर्स कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जो बाहर से अगर कोई पैरामेडिक्स आता है तो वो वहां पर रहता नहीं है। अगर वहीं के उसी इलाके के अगर बच्चे वहां पर पैरामेडिक्स का कोर्स करेंगे तो वो उनके घर के पास भी होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर काम भी करेंगे। तो खास तौर पे मैं समझ रहा हूँ स्किलिंग, हेल्थ केयर स्किलिंग के ऊपर हमारा स्पेशल बजट एलोकेशन होने की जरूरत है। बिल्कुल समीर भाटी जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर लखोटिया जी। जिस तरह से इस बार के बजट से उम्मीद तो है कि बजट जो है बढ़ेगा, लेकिन अगर हम खासतौर पर बात करें प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा है और सरकारी अस्पतालों में जो खास तौर पर बात की भाटी जी ने भी कि जो सेमी अर्बन एरियाज है या रूरल एरियाज है वहां पर अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं उन्हें किस तरीके से विस्तार की आवश्यकता है कि हर नागरिक को उसका लाभ मिले? देखिए, अगर व्यवस्था अच्छी होगी तो देश उन्नति करेगा, ये आपको समझना है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक तरीका है जिससे आप
हिंदुस्तान के छोटे से छोटे जिले में हर जगह पहुंच सकते हैं। आपको बहुत व्यापक रूप से आपकी थिंकिंग होनी होगी। आज समाज में यह परसेप्शन है कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं और खूब गलत सलत काम करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये कंपनियां ज्यादा अपने जो सर्विस देती हैं, इनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, ये तो पैसा बनाते हैं। डॉक्टर अपनी जितनी मेहनत करता है, जितना उसको ज्ञान है, उसके हिसाब से, विश्व स्तर के हिसाब से वो तो बहुत मिनिमल अमाउंट लेता है। तो हमको आज के दिन जरूरत है कि इतनी बढ़िया प्रतिभाशील डॉक्टर के रहते हुए अगर हम व्यवस्था को दुरुस्त न कर सकें, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसके तहत जेन्युइनली काम किया जाए तो आप छोटे से छोटे जगह में पहुंच सकते हैं और इंडिजिनस इक्विपमेंट बनाने का कार्यक्रम जैसे हमने डिफेंस में शुरू किया वैसा शुरू करें तो बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हो सकता है। हमारे को आज के दिन सॉफ्ट लोन डॉक्टर को देना, डॉक्टरों को सुविधाएं ज्यादा देना, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलना, ताकि डॉक्टर हर समय प्रेरित रहे कि अगर मैं देश के लिए, समाज के लिए दिल से काम कर रहा हूं तो मुझे उसका कुछ मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है। आज रिकॉग्निशन के नाम पे डॉक्टरों के ऊपर झूठे केस कर देते हैं, असॉल्ट हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर। आपको एक फंड बनाना चाहिए कि डॉक्टर के ऊपर किसी की उंगली उठाने की भी हिम्मत ना हो और पूरी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए दुरुस्त। और डॉक्टरों को आप जब व्यवस्था अगर पूरी बना के देंगे, सारे सिस्टम होगा तो बहुत बढ़िया चिकित्सा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां एक ही डॉक्टर, बिल्कुल शरद जी, यही तो कारण है, यही कारण है कि जी शरद जी, यही कारण है कि देश के लोगों की, देश के नागरिकों की उम्मीदें सरकार से हैं कि वो इस बार के बजट में कुछ ऐसे प्रावधान, योजनाओं को लेकर आए, ऐसे कुछ कदम उठाए जिससे ना सिर्फ जो मरीज हैं उनका भी ठीक ख्याल रखा जा सके, जो मेडिकल स्टाफ है जो उनकी कमी है और जो उनके हित हैं, जो उनके जरूरत है, उसको भी पूरा किया जा सके। जिन चीजों की समीर भाटी जी आपने अपने वक्तव्य में बात रखी है, CHC, PHC की, और जो चीजें आपने कही हैं, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में कदम इस बार उठाए जाएंगे? चूंकि ये तमाम बातें आप कह रहे हैं कि इनकी जरूरत है, लेकिन क्या बजट में ये होंगी, इसको लेकर आप कितना आशावादी हैं? देखिए, जैसा हमें एंटरिंग बजट के अंदर पता लगा कि आपका जो आयुष्मान भारत है उसका दायरा तो बढ़ा ही रहे हैं, और खास तौर पे हम जैसे बड़े हॉस्पिटल की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके अंदर क्योंकि टर्शरी केयर की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कुछ जो सुविधाएं जो वहां पर नहीं होती वो बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए पेशेंट को जाना पड़ता है। तो अगर इसके अंदर बजट बढ़ेगा, क्योंकि कई तरह की सर्जरीज होती है जिसमें स्पेसिफिकली उतना बजट होना चाहिए, तो अगर इसका दायरा बढ़ेगा तो एक तो उस तरह की सर्जरीज जो अभी नहीं उसके अंदर कवर है वो हो पाएगी। दूसरी, अभी थोड़ा सा उसके अंदर पेमेंट रिकवरीज में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो खास तौर पे अगर उसमें सरकार का थोड़ा ध्यान रहेगा तो ये जो, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये की स्कीम तो बहुत अच्छी है, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर थोड़ा मुझे लगता है स्पेसिफिकली और ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की, तो वहां पर देखिए अभी कुछ जो गैप लग रहे हैं, बेसिक हेल्थ सुविधाओं का जो अभाव है, वहां पर ये हो सकता है कि कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहे, पर बहुत सारी चीजें ऐसे जो गैप है अगर वो प्राइवेट को दे दिया जाए तो काफी हद तक वो गैप फिल हो सकता है और सर्विस वहां पर ठीक हो सकती है। क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि काफी जिलों के अंदर इस तरह के प्राइवेट जो भी प्लेयर्स हैं उनकी इक्विपमेंट वगैरह लगे हुए हैं और गवर्नमेंट उनको मॉनिटर कर रही है पूरी तरह से, जो डैशबोर्ड के थ्रू वो सब मॉनिटर होता है कि रिपोर्टिंग टाइम से दी जा रही है कि नहीं। तो बिल्कुल, माफी चाहूंगी समीर भाटी जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि बजट से क्या कुछ मिलने वाला है खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के लिए, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र जो तमाम हमारे मेहमानों ने किया है, उसका सरकार किस तरह से ख्याल रखती है ताकि मरीजों को भी सुविधाएं मिले और जो मेडिकल स्टाफ है उनका भी दबाव कम हो। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।